गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में आपके फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपका मैं काफ़ी पोर्शन आपके चैप्टर का कंप्लीट कर दूँगी। चैप्टर का नाम आपका है राजा, किसान और नगर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चा हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका वो टाइम जो आपका हड़प्पा सभ्यता के बाद आया था। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपका मेंशन किया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बाद और 1500 वर्षों के बाद के विकास, मतलब आपके हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो विकास हुआ था, जो ठीक है साम्राज्य में, और जो भी आपकी तरक्की आई थी, डेवलपमेंट आया था, वो सारा 1500 वर्ष के बाद का सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता आई। तो बेटा हड़प्पा के बाद पहले आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद आपकी कौन सी आई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, अब इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय वेदों की रचना हुई थी। ठीक है बेटा, इसको वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम में आपके वेदों की रचना हुई थी। जैसे आपके एक तो आपको आर्यंस पता होंगे, आर्य लोग, ये यहाँ इंडिया में आए थे। ठीक है, आपके आए थे सेंट्रल यूरोप से, सेंट्रल एशिया से आए थे आपके इंडिया के अंदर। आर्य लोग थे, वो संस्कृत का यूज़ किया करते थे और 4 वेद थे आपके। ठीक है, कौन सा हो गया आपके 4 वेद? ये आपके चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपका डाला है ताकि आपका थोड़ा लिंक बना रहे, कनेक्टिविटी आपकी रहे इस चैप्टर के साथ। 4 वेद आपके कौन कौन से बेटा? रघुवेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अर्थवेद। ठीक है, ये 4 वेद आपके इस टाइम में लिखे गए थे, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया था क्योंकि इसमें 4 वेद लिखे गए थे आपके। वैदिक काल को बेटा हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। आपका फर्स्ट पार्ट आपका आता है ऋग्वैदिक काल, इस टाइम में आपका ऋग्वेद लिखा गया था। फिर आपका आता है उत्तर वैदिक काल, इसमें बेटा आपका क्या हुआ था? जो बाकी के 3 वेद आपके वो लिखे गए थे। जो आपका ऋग्वेद काल था वो बहुत ही अच्छा टाइम था, और जब आपका उत्तर वैदिक काल आया था उसमें स्थिति काफ़ी ज़्यादा आपकी ख़राब होती चली गई थी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको ऋग्वेद काल का टाइम बताऊँ मैं आपको, उस टाइम में क्या था बेटा? आपका हिंदू धर्म आया था। ठीक है, तो लोगों ने फिर क्या करा था कि लोगों ने ना उनके लोगों के काम के अकॉर्डिंग उनको ना डिवाइड कर दिया था कास्ट में, कि जो लोग जैसे मंदिर वगैरह की पूजा क्या करते थे तो उनको बोल दिया गया था कि आप ब्राह्मण हो, जो सैनिक वगैरह थे उनको बोल दिया गया था आप क्षत्रिय हो, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड काम करते थे, व्यापार वगैरह करते थे, ठीक है, वस्तु का आदान प्रदान करते थे, वो आपके आ गए थे वैश्य में। और जो आपका सफाई वगैरह काम करते थे, नाली वगैरह साफ़ करनी हो गई, झाड़ू वगैरह लगानी हो गई, जो छोटे मोटे काम किया करते थे, वो किस में आ गए थे बेटा? आपके शूद्र में। तो उस टाइम में क्या था, इसको अच्छा काल क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस टाइम में ना ये नहीं था कि अगर आपका जो बच्चा जिस कास्ट में पैदा हो रहा है वो उसी कास्ट का होकर रह जाएगा, उसको अगर आगे जाकर कहीं पर देखा जाएगा तो उसके कास्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, उसको ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर जैसे मान लो अगर कोई शूद्र में पैदा हुआ है आपका, ठीक है, नीचे कास्ट में कोई बंदा पैदा हुआ है, लेकिन उसका मन नहीं है कि मैं जाके गली साफ़ करूँ, मैं ये काम छोटा मोटा काम करूँ, उसने क्या करा कि मुझे तो पढ़ाई लिखाई पसंद है, वो ब्राह्मण बन गया, तो उसको पूरा राइट होता था, पूरा अधिकार होता था कि वो अपनी कास्ट चेंज कर सकता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि कास्ट क्यों बनाई गई थी? चारों की चारों कास्ट क्यों बनाई गई थी? उनके काम के बेसिस पे, मतलब उनको ना कैटेगराइज कर दिया गया था 4 पार्ट्स में, जो जो काम करता था। लेकिन बाद में बेटा आपका जब उत्तर वैदिक काल आ गया ना, तो लोगों ने क्या करा, जो 4 कास्ट थी ना उसको ही परमानेंट बना दिया। अब ये बोला गया कि जो ब्राह्मण के घर में बेटा पैदा हो रहा है वो ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसको ब्राह्मण वाला काम कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो। जो क्षत्रिय में पैदा हो रहा है, चाहे वो सेना में भर्ती हो चाहे ना हो, लेकिन क्योंकि वो क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुआ तो वो आपका क्षत्रिय कहलाएगा। उस टाइम में बेटा आपके वो सती प्रथा हो गई, काफ़ी सारी उल्टी सीधी प्रथा भी इस टाइम में आए थे, तो लोगों को क्या हो गया था, हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग गया था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये लोग मतलब सिंपल तरीके से रहना चाहते हैं कि अपने आराम से पैदा हो, वो ना ज़्यादा झंझट हो, आराम से रहे वो। लेकिन हिंदू धर्म में क्या था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई थी, उन लोगों को नहीं अच्छा लगा था ये, तो उन लोगों ने क्या करा बेटा, अपना ना धर्म चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम में आपका बेटा महाजन पद का उदय हुआ, जैन धर्म आया, वहाँ पर बौद्ध धर्म आया, लोगों ने इन दोनों धर्म को बहुत पसंद करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों धर्म में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे ही नहीं, बहुत सिंपल धर्म था,
कि जो भी आपका जैन धर्म में है वो सारे लोग आपके इक्वल होंगे, उसमें कोई कास्ट वाली आपकी कैटेगराइजेशन नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं थी कि ये आदमी सिर्फ ये कर सकता है, ये कर सकता है, नहीं ऐसे आपका बौद्ध धर्म में था। सब लोग वहाँ पर क्या थे, इक्वल थे। तो इन लोगों को ही बड़ा पसंद आने लगा, तो लोग ये वाले धर्म आपके अपनाने लग गए थे। फिर बेटा आपका नेक्स्ट हेडिंग है जो मैंने आपके डाली है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बच्चा आपकी? नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश आपका पहले चल रहा था शासन किसी का, ठीक है, उनके जो घनानंद जो थे ना आपके राजा, उनको हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को हरा दिया तो वहाँ पर क्या हो गई, मौर्य वंश की साम्राज्य की स्थापना कर दी उन्होंने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे बेटा आपके? विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त को आपका कौटिल्य भी कहा जाता था, या फिर चाणक्य नाम तो आप जानती होंगे, ठीक है। चाणक्य आपके कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगर एक आपका पहले सीरियल भी आता था चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपने उसमें देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो आपके चाणक्य थे उन्होंने किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को इस काबिल बनाया था कि वो घनानंद से आपका युद्ध कर पाया और उसको हरा पाया, ठीक है। फिर आपकी बेटा नेक्स्ट हेडिंग है, ब्राह्मणियों खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला, ठीक है। ये दोनों बेटा आपकी लिपियाँ है, जैसे आपकी हिंदी की आपकी देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है। ये सेम ऐसी आपकी दो क्या थी, लिपियाँ थी। अब उनका क्या अर्थ किसने निकाला था, जो मैंने आपका आंसर मेंशन किया हुआ है। 1880 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जेम्स प्रिंसेस ने, बेटा आपको पता होगा हमारे टाइम में अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है, उपनिवेश था हमारा देश इंग्लैंड का। तो 1830 में आपका जो प्रिंस थे ना, प्रिंसेस जेम्स प्रिंसेस, उन्होंने इन दोनों लिपियों का अर्थ निकाला था। इस लिपि का उपयोग उस समय के सिक्कों अभिलेख में था। उस टाइम के जितने भी सिक्के थे आपके, जो भी आपका अभिलेख लिखा जाता था वो क्या लिखा जाता था, इन दोनों लिपियों में लिखा जाता था। प्रिंसेस को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्के पर प्रियदर्शी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम था। ये क्या था बेटा आपका कि जो प्रिंसेस थे ना वहाँ की, उसने ये चीज़ देखी थी जो वहाँ के जो सिक्के थे, अभी ऑब्वियसली है, ऑब्वियस बात है, जैसे अब हमारे यहाँ का है, ठीक है। आप आज के टाइम की करेंसी अगर आप देखोगे, नोट देखोगे, तो उस पर किसका, महात्मा गांधी का आता है। क्यों? कि महात्मा गांधी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम उनको मानते हैं, बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करते हैं वो। तो हमारे आज की करेंसी में उनकी फ़ोटो है। सेम ऐसी जो प्रिय दर्शी, जो मनोहर मुखाकृति वाले जो राजा हुआ करते थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा उदार नेचर के होते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, ठीक है। हर किसी को मतलब पार्शियलिटी नहीं क्या करते थे, लोगों के लिए प्रेरणा थे। उन लोगों की क्या होता था, उस सिक्कों पर उनकी मोहर पर उनकी तस्वीर बनी होती थी आपकी, या फिर मैं कहूँ उनका राजा का उस पर सिक्कों पर नाम हुआ करता था। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग है मेरी आपकी 16 महाजनपद। महाजनपद में आपका क्या था कि जो पूरा साम्राज्य था ना उसको ना 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। हर एक पार्ट को महाजनपद बोला जाता था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय माना गया। जो आपकी 6th सेंचुरी थी उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया था। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तनकारी समय माना गया, मतलब उसमें ना बहुत सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे आपके। जैसे कि आपका जो ये वैदिक सभ्यता वाला टाइम है, जो ये आपकी ग्रामीण सभ्यता है बेटा। और जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी आपकी हड़प्पा सभ्यता, वो क्या थी बच्चा, आपकी नगरीय सभ्यता थी। तो जब ये ग्रामीण सभ्यता थी आपकी वैदिक सभ्यता, तो इन लोगों ने क्या करा था, चेंजेस क्या क्या थे, इन्होंने नगर वगैरह का विकास स्टार्ट करा, ठीक है। नगरीय सभ्यता को थोड़ा एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा, लोगों का प्रयोग करना स्टार्ट करा, सिक्कों का विकास करा इन्होंने। वजी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे आपके, ठीक है बेटा। ये मगध आपका कौन सा था, जिसमें आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत हासिल करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज हो गया था आपका वहाँ पर। अधिकांश महाजनपदों का राजा का शासन था, और मोस्टली जो आपके 16 महाजनपद थे ना, उनमें किसका राज हुआ करता था, राजा का राज हुआ करता था। लेकिन आपके कुछ गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। लेकिन आपके कुछ गण और संघ के नाम के जो आपके राज्य थे ना, उनमें लोगों का समूह राज किया करता था।
ठीक है। लोगों का समूह मतलब कि जैसे गांव में पंचायत होती है, 5 लोगों की पंचायत बना दी, वो सारे डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं। सेम ये क्या करते थे, अपने एक बंदा को अपने सर पे नहीं बिठाते थे कि एक बंदे को राजा बनाया, ये अपनी हुकूमत करेगा। ये लोग क्या करते थे, एक समूह बना लेते थे, ग्रुप बना लेते थे, उसमें 5 बंदे हो, 10 बंदे हो, जितने भी वो डिसाइड करते थे, और वो सब डिसीजंस लेते थे रिगार्डिंग उस राज्य के। जी के बच्चा, ये वाला हो गया आपका। हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किलों से घेरा जाता था। हर जनपद की अपनी राजधानी होती थी, ठीक है। जब आपके महाजनपद थे, हर जनपद की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। अब बेटा राजधानी बनाई गई है तो राजधानी को क्या करा जाता था, किलेबंद किया जाता था, ठीक है। आसपास उनके बड़ी बड़ी दीवारें वगैरह करी जाती थी, उनकी सेफ्टी के लिए करी जाती थी। तो ऑब्वियसली जब इतना सारा काम होगा, सेनाएं वगैरह तैनात करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, नौकरशाही, इतने बड़े बड़े महल होते थे, उनके नौकरशाही लगाएंगे उनकी सफाई के लिए, रख रखाव के लिए, तो उसमें धन की ज़रूरत होगी बहुत ज़्यादा। वो धन कैसे लिया करते थे वो, पहला तो आएगा आपका शासक किसानों और व्यापारियों से कर वसूलता था। सबसे पहले तो वो टैक्स लेते थे। जो आपके बिजनेसमैन हो गए, जो आपके वहाँ पर फार्मर्स हो गए, उनसे टैक्स लिया करते थे वो। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग ना लूट करते थे दूसरे राज्यों से। कैसा हो सकता है कि आसपास के जो उनके छोटे मोटे राज्यों में लगते होंगे, वो वहाँ पर जाते होंगे, ठीक है, वहाँ पे युद्ध वगैरह करके वहाँ पर लूट करके अपने राज्य में ले आते होंगे, और इस तरीके से अपने धन की पूर्ति वो किया करते होंगे। धीरे धीरे कुछ राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र रखने लगे, और धीरे धीरे बेटा आपका क्या होने लगा कि आई थिंक पहले जो टाइम में ना इनकी जो सेना होती थी, जो नौकरशाही होती थी, परमानेंट नहीं होती थी। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करा, उनको परमानेंट रखना स्टार्ट कर दिया। ये लो बच्चा आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका, बोर्ड एग्जाम्स है, सो हर एक पॉइंट को आप क्लियर करिएगा, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए चैप्टर के अंदर से। मगध महाजनपद साम्राज्य इतना समृद्ध क्यों था, ठीक है। जो आपका मगध था, ये आपका बहुत ज़्यादा समृद्ध था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप था, बहुत ज़्यादा खुशहाली थी इसमें। ऐसा क्यों था, सबसे पहला प्राचीन शक्तिशाली जनपद था, ये पुराना ही बहुत शक्तिशाली जनपद था, ठीक है, पुराने टाइम से। अब ये ना ऑब्वियस बात है, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं तो उन राज्यों पे बहुत कम अटैक्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बार बार दुश्मन आ रहा है, उनमें लूट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोगों को पता होता है अभी ये तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इनसे पंगा लेना सही नहीं रहेगा। तो आपका पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए समृद्ध था ये। दूसरा आपका पटना गया, आज के टाइम में जो आपकी जगह है ना पटना और गया, ये वहाँ पर है आपका मगध। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह थी, और पुराने के टाइम की मगध की अगर राजधानी आपसे पूछी जाए तो कौन थी, आपकी राजगृह थी। इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी, कि ये तो खुद तो शक्तिशाली थे ही, प्लस इनका प्लस पॉइंट क्या था कि इनके जो राज्य के आसपास ना पहाड़ियाँ थी जो उनको प्राकृतिक रूप से वो मतलब रक्षा देती थी, ठीक है। आसपास पहाड़ियाँ बनी हुई थी तो किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती थी पहाड़ों पे चढ़कर, जैसे हमारे यहाँ पर लगा लीजिए, जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है, वो हमें एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हो गया आपका भूमि उपजाऊ थी, वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, तो तरह तरह की फसलें उगा सकते थे, अच्छी अच्छी फसलें उगा सकते थे। गंगा और सोन नदी में नौका द्वारा यातायात की सुविधा थी, और जो आपकी गंगा, अब ये भूमि उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा फसल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना उगा रहे हैं वो, या उसके लिए भी व्यापार के लिए भी उगा रहे हैं वो, ताकि वो बिजनेस कर सके, ट्रेड कर सके। तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यातायात की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोग क्या करा करते थे, यहाँ पर गंगा और जो सोन नदी थी ना, उनमें नौका द्वारा यातायात करते थे, और जो आपका ट्रेड किया जाता था, बिजनेस किया जाता था, वो भी किसके थ्रू करा जाता था, इन्हीं नौकाओं के थ्रू किया जाता था, नावों के थ्रू किया जाता था, जिससे व्यापार में वृद्धि, व्यापार बढ़ने लगा इन लोगों का। लोहे की खाने थी, अब लोहे की यहाँ पर खाने भी मिला करती थी, ठीक है, काफ़ी सारे खाने थी, तो ये इनका प्लस पॉइंट हो गया। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, अब इनके पास जंगलों में हाथी भी मिला करते थे। इन हाथी का यूज़ कैसे क्या करते थे बेटा, कि नॉर्मली एक तो सेना में हो गया आपका, ठीक है, सेना में आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, राजा वाजा ये हाथियों पे बैठ कर जा रहे हैं जब युद्ध वगैरह हो रहा है इनका। और हो गया कि अगर आपको बड़े बड़े लकड़ वगैरह काटने, कुछ वैसा करना है, तो वैसा काम भी हाथी आपका कर सकते हैं। तो इसलिए इनका प्लस पॉइंट था। तो इसलिए क्या था, इतने सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो आपका मगध था वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था आपका राज्य। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका, एक आरंभिक साम्राज्य। ये आपकी एज इट इज़ आपको हेडिंग आपकी बुक में मिलेगी। इसमें आपको क्या दिया हुआ है,
मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे जैसे विकास मतलब मगध जो आपका था ना, जैसे जैसे विकास कर रहा था, जैसे जैसे तरक्की हासिल कर रहा था, वैसे वैसे मौर्य जो साम्राज्य था वो भी बढ़ता जा रहा था। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपके स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी आपकी। पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। अब अगर मैं इसके ग्राफिकली देखूं कि आपका मगध कहाँ से कहाँ तक था, तो ये आपका पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर और बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ था आपका। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चे हमारी मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत की। अगर हम मौर्य वंश के बारे में, जो चंद्रगुप्त जिन्हें स्थापना की थी मौर्य वंश की, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? कुछ पॉइंट्स है आपके। फर्स्ट है आपका मूर्तिकला, कि जो आपके मौर्य वंश में ना मूर्तिकला काफ़ी फेमस थी, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जो आज के टाइम में मिली है उससे पता चला है। समकालीन रचना, उस टाइम में कुछ रचनाएं हुई थी। एक आपकी हुई थी इंडिका पुस्तक, ठीक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? आपकी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो यूनान से आया था, ठीक है। यूनान से ये एक दूत थे आपके मेगास्थनीज, ये इंडिया में आए थे, मतलब यहाँ पर आए थे वो देखने के लिए यूनान से। इन्होंने क्या करा, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, इनके राज्य में घूमे वो चंद्रगुप्त मौर्य की। इन्होंने देखा कि कैसे शासन कर रहे हैं, किस टाइप से ये रह रहे हैं, कैसे प्रजा का अपना ध्यान रखा जा रहा है। तो इस चीज़ को इन्होंने, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिख दी, जिसमें क्या लिखा इन्होंने? इंडिका, उसका नाम रखा। उसमें मौर्य वंश के बारे में इन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी थी, जिससे हमें पता चल गया मौर्य वंश के बारे में। नेक्स्ट आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य ने बेटा आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। अब ये मत सोचिएगा आपकी अर्थशास्त्र जो आपका आज का सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है जो आपकी, ये मत सोचिएगा उसमें ये सब था आपका पैसे वगैरह, ठीक है, आर्थिक चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था, नहीं। उस टाइम में इन्होंने इसमें लिखा था राजनीति के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था। बस इसका नाम इन्होंने अर्थशास्त्र दे दिया था। फिर उस टाइम में बेटा जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथों, जो जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथों जो थे ना, उनके थ्रू पता चला मौर्य वंश का। अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों के द्वारा, अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों के द्वारा। अशोक ने क्या करे थे बेटा? काफ़ी सारे खंबे वगैरह आज के टाइम में भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे खंबे बड़े बड़े उन पर लिखवाया था उन्होंने। अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। उस टाइम में बेटा अशोक ही आपके पहले एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने जो खंबे थे ना, उन पे क्या करा था? प्राकृतिक पत्थरों पॉलिश किए हुए स्तंभों पर, उन्होंने पत्थरों पर, बड़े बड़े खंभों पर उन्होंने क्या करा? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होती है, अगर आपको किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो आपको अपनी प्रजा को देना है, अपने अधिकारियों को देना है, ठीक है, नौकरशाहों को देना है, तो क्या करते थे? उन पत्थरों पे, बड़े बड़े खंभों पर लिखवा दिया करते थे। तो पत्थर पर लिखी चीज़ें तो हमेशा रहती है वो, तो यहाँ के थ्रू हमें मौर्य वंश के बारे में पता चला है। नेक्स्ट बेटा आपका, यहाँ तक मेरा आपका कल हो गया था, ये वाला टॉपिक मैं आपका आज स्टार्ट कराऊंगी। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन। अब मौर्य साम्राज्य में बेटा आपका प्रशासन कैसा था? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे इन्होंने जो मौर्य साम्राज्य थे इनके 5 प्रमुख केंद्र थे। फर्स्ट तो बेटा आपकी उनकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र हो गई, जो पटना में है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की पटना में हो गई आपकी आज के टाइम में। प्रांतीय केंद्र क्या था बेटा? इनका तक्षशिला था, जो आज के टाइम में अफगानिस्तान के अंदर आती है। उज्जैनी था फिर इनका, 5 प्रमुख केंद्र थे ना। उज्जैनी था जो मध्य प्रदेश में है। तोसली बेटा ये वाला आप मुझे बताएंगे, दिस वन इज योर होमवर्क, आप मुझे बताएंगे। और सुवर्णगिरी आपका क्या था? ये कर्नाटक में था आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, पश्चिम में पाक से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्तीर्ण किए गए हैं। जो सारी जगह है ना बेटा आपके, जो आज के टाइम में जो एविडेंस मिले हैं, इन सब से एक तरीके से सेम मिले थे। ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हर पूरे साम्राज्य में सब जगह बस एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही होगी, ऐसा तो नहीं है। सबकी अलग अलग जगह होती है, अलग अलग वहाँ के लोग होते हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज होता है, ठीक है। ये सब हो गया, तो ये तो है नहीं कि व्यवस्था वहाँ पर सबकी सेम रही होगी आपकी।
क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा तटवर्तीय क्षेत्र कि आपका मैंने बताया काफ़ी दूर दूर तक इनका जो आपका मौर्य वंश का साम्राज्य था काफ़ी दूर दूर तक फैला होता। तो कहीं पर तो पहाड़ी क्षेत्र थे, कहीं पर तटवर्तीय क्षेत्र थे। तो ये तो होगा नहीं कि सब जगह आपका सेम शासन चल रहा है, सेम तरीके से चल रहा है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर थे। बेटा जो आपके तक्षशिला था और जो उज्जैनी थी दोनों कहते हैं लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर थे। जो आपके मतलब जैसे मान लो मुझे यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट्स है आपके, इन दोनों के बीच में बिजनेस होता है, ठीक है, ये काफ़ी दूर है। तो इनके बीच में आपका एक जगह आपके तक्षशिला पड़ता था, एक जगह उज्जैनी पड़ता था। तो यहाँ पर क्या होता था, ये इन लोगों को इस चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती थी कि जब कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा तो ये थोड़ा ना है कि महीनों भी लग जाते थे कि महीनों का राशन अपने साथ लेके चल रहा है, वो नहीं ना। तो इन लोगों को इस चीज़ का प्रोवाइड करानी पड़ती थी कि जो उनके यहाँ से लोग निकल के जाते हैं बिजनेस के लिए, आगे व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, तो उनको खाना पीना और थोड़ी देर वो रुकेंगे भी, उनको ठहरने का इंतजाम ये सब किया जाता था इन जगहों पर। सुवर्णगिरी सोने का पहाड़, कर्नाटक में सोने की खानें थी। यहाँ पर बेटा आपका क्या थी, सोने की खानें मिला करती थी। साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। बेटा साम्राज्य के संचालन, साम्राज्य को चलाए रखने के लिए भूमि से और नदियों से दोनों साइड से आपका क्या था, आना जाना उनका लगा रहता था। ये नहीं था कि सिर्फ भूमि यूज़ करी जा रही है, सिर्फ नदियाँ यूज़ की जा रही है। आपकी राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई महीनों का समय लगता होगा कि आपके जो मैंने 5 प्रांत बताए थे आपको पीछे, मतलब 5 केंद्र में बांटा हुआ था आपका पूरा वंश, मतलब पूरा साम्राज्य आपका। तो राजधानी से उन प्रांतों तक जाने में भी कई महीनों का समय लग जाता था। अब बेटा ये आपका देखिए मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था। मेगास्थनीज कौन है बेटा आपके, ये मेगास्थनीज ये आपके वो है जिन्होंने आपकी इंडिका पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जो यूनान से आए थे। उन्होंने इसमें आपका मौर्य वंश के बारे में लिखा था। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करा, तो इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार इन्होंने सेना को देखा कि इनके मौर्य वंश में सेना को मतलब अनुसार सेना व्यवस्था उन्होंने बताया कि कैसे कैसे। उन्होंने बोला एक तो समिति है उसकी और 6 उसकी उप समिति है, ठीक है, कि मतलब एक उन्होंने कमेटी बनाया, एक पूरा एक उन्होंने ग्रुप बना दिया, उसके अंडर क्या आती थी 6 आपकी उप समिति आपकी आती थी। पहला क्या था, नौसेना का संचालन। पहले समय थी क्या करती थी, नौसेना आपकी हो गई, पूरे सेना वगैरह का सबका संचालन कौन क्या करते थे, ये करते थे। दूसरी जो आपकी कमेटी थी वो क्या करते थे, यातायात और खान पान संचालन। जैसे मैंने अभी आपको बताया तक्षशिला उज्जैनी में है ना कि लोग दूर दूर व्यापार करते थे, उसके लिए यातायात करना पड़ता था, दूर दूर जब जाते थे तो उनके लिए खान पान चाहिए होता था, बीच में आके वो लोग रुकते थे, कहीं पे ठहरते थे। तो उन चीज़ का सब लेखा जोखा कौन करता था, यातायात और खान पान संचालन क्या करते थे। 3rd नंबर पे बेटा आपके पैदल सैनिकों का संचालन। जो आपके पैदल सैनिक चले, अब जैसे आपका युद्ध वगैरह हो रहा है तो ये तो ना सारे के सारे आपके सैनिक आपके घोड़े पे ही चलेंगे, नहीं ना, कुछ पैदल भी चलते हैं। तो जो पैदल सैनिकों का संचालन उनका ग्रुप अलग था, उनका जो हेड था आपका अश्वरोही हो गए जो घोड़े पे चलते थे सैनिक, वो हो गए आपके रथारोही हो गए जो रथों पर चला करते थे, आपके हाथियों का संचालन और जो आपके हाथियों पर चलते थे। तो उनकी जो सेना थी ना, सेना को 6 पार्ट्स में बांट दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि नौसेना आपकी ये आपके अंडर आती है, यातायात खान पान आपके अंडर आ गया, पैदल चलने वाले सैनिक का आप देखोगे, अश्वरोही का आप देखोगे, रथारोही का आप देखोगे, हाथियों का संचालन आप देखोगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आई थिंक आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो आप इतना रीड आउट कीजिए, अपनी बुक से रीडिंग करिए और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो मुझसे आप पूछिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।